पिछले क्लास में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े थे कि जो ओशन वाटर और उसके सर्कुलेशन के बारे में। तो ओशन वाटर और उसका जो सर्कुलेशन है, ये मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। ओशन वाटर का जो मूवमेंट होता है, ओशन वाटर में जो मूवमेंट होता है, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला वेव, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े कि वेव क्या होता है। तो द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन इज कॉल्ड वेव। फिर वेव का जो निर्माण होता है वो अक्रॉस द वाटर सरफेस, जो विंड का क्या होता है, ब्लो होता है। विंड ब्लोज अक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर, दिस फॉर्म्स वेव। अब इस वेव में जो वाटर राइज करता है, फॉल करता है, तो राइज करने का पोजीशन डायग्राम से बतला है कि वो क्रेस्ट कहलाता है। फिर उसका जो फॉलिंग होता है वो ड्रॉप कहलाता है। फिर आप वेव लेंथ के बारे में पढ़े कि वेव लेंथ क्या होता है। तो राइज, एक राइज से दूसरे राइज के बीच, यानी कि द क्रेस्ट है ना, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट। जो राइज होता है वो क्रेस्ट, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का हॉरिजॉन्टल लेंथ वेव लेंथ कहलाता है। और फिर जो वेव हाइट होता है वो वेव हाइट होता है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ए क्रेस्ट टू ट्रॉप। एक क्रेस्ट से ट्रॉप के बीच का जो वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, आपका वेव हाइट कहलाता है। दूसरा टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में। हम पिछले क्लास में थोड़ा जाने थे कि टाइड्स के बारे में जो कोस्टल एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं वो टाइड्स से फेमिलियर होते हैं, उनको पता होता है टाइड्स के फिनोमिनन के बारे में, है ना। ये टाइड्स जो आते हैं ओशन वाटर में, वो टाइड्स का कारण होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ऑन द अर्थ एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून। ये सन और मून के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है पृथ्वी पर, उसके वजह से ओशन वाटर में क्या होते हैं, रेगुलर राइज एंड फॉल वाटर का होता रहता है। नियमित अंतराल पर वो राइज फॉल होता रहता है, वो कहलाता है टाइड। तो इस टाइड में ये जो राइज और फॉल है, जो ओशन वाटर के लेवल पर रेगुलर राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ ओशन वाटर is called tide. The regular rise and fall in the level of ocean water is called tide. और टाइड को फिर 2 कैटेगरी में बांटा गया। इस टाइड के 2 प्रकार होते हैं। इस टाइड के 2 प्रकार, जैसे हम लोग वेव के बारे में पढ़े, टाइड 2 प्रकार का, एक हाई टाइड और दूसरा लो टाइड। ये हाई टाइड और लो टाइड, ये 2 प्रकार के होते हैं टाइड्स। अब हम हाई टाइड के बारे में बात जब करते हैं, द राइज इन लेवल ऑफ वाटर, वाटर के लेवल में जब राइज होता है तो वो कहलाता है हाई टाइड। एंड फॉल इन वाटर लेवल, और वाटर लेवल में जो फॉलिंग होता है वो कहलाता है लो टाइड। यानी कि सरफेस से जब वाटर राइज किया तो हाई टाइड, जब वो नीचे आया तो वो लो टाइड कहलाता है। और इस हाई टाइड और लो टाइड में, हाई टाइड के दौरान क्या होता है, वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। वो हाईएस्ट लेवल पर राइज करके, और वो किसको कवर करता है, मच ऑफ द शोर, वो किनारे को कवर करता है। एंड ड्यूरिंग लो टाइड, जब लो टाइड आता है, कम ऊंचाई का टाइड आता है, तो वहां पर क्या होता है, वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। तो ये टाइड ऊंचे भी होते हैं और नीचे। तो राइज इन लेवल ऑफ वाटर हाई टाइड एंड फॉल इन वाटर लेवल इज कॉल्ड लो टाइड। ये हाई टाइड और लो टाइड होते हैं। अब इस टाइड से जो रिलेटेड 2 तरह के फिनोमिनन हैं।
इस टाइड से रिलेटेड दो तरह के फिनोमिनन हैं और वो दो फिनोमिनन है कौन? स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। अब स्प्रिंग टाइड के बारे में जब हम जानेंगे तो जो हिंदी के महीने होते हैं उसमें ऑन फुल मून एंड न्यू मून नाइट। फुल मून का मतलब पूर्णिमा और न्यू मून का मतलब अमावस्या या उसके बाद अमावस्या। तो ऑन फुल मून एंड न्यू मून नाइट, पूर्णिमा के और अमावस्या के रात में द सन, द मून एंड द अर्थ आर ऑलमोस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो जाता है कि महीने में दो बार ऐसी घटनाएं होती हैं, फुल मून नाइट और न्यू मून नाइट, कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों लगभग एक सीध में आ जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। और जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो द सन एंड मून एक्सर्ट अ कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने पिछले क्लास में बताया कि दुनिया में जितनी चीजें हैं सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। हम आप भी, हमारे आपके सामने बुक रखी है, नोटबुक रखी है, पेन है, पेंसिल है, कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उन चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं और वो चीज़ें जो बुक है, नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, क्लॉथ है, वो भी हमको अपनी तरफ खींचते हैं। तो इस परिस्थिति में जब फुल मून नाइट और न्यू मून नाइट को, जब मून, सन और अर्थ तीनों ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में जब आ जाते हैं तो उस परिस्थिति में सन एंड मून, सूर्य और चंद्रमा क्या करता है? एक्सर्ट द कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल। वो दोनों मिल करके एक ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है। वो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव अपनी तरफ, वो पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना, तो वो गुरुत्वाकर्षण का जो खिंचाव है वो क्या करता है? एक्सर्ट करता है। और ये जब एक्सर्ट करता है तो अर्थ तो बहुत विशाल है, बहुत भारी है, तो उस पुल जब वो सन और मून इस अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, ग्रेविटेशनल पुल जब एक्सर्ट करता है तो हाई टाइड्स है ना आर द हाईएस्ट। तो जो हाई टाइड्स होते हैं वो अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, यानी कि वाटर ऊपर की तरफ उठता है। एंड द लो टाइड आर द लोएस्ट। और लो टाइड जब वो पुल छूटता है तो अपने लोएस्ट पॉइंट तक जाता है। और यही जो फुल मून नाइट और न्यू मून नाइट को जो कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट होता है अर्थ पर, और उससे जो हाई टाइड हाईएस्ट और लो टाइड लोएस्ट लेवल तक पहुंचता है, इसी को हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड। अब आप इसको समझ रहे हो। दूसरा, ऑन हाफ मून डे, जब हाफ मून डे होता है तो उस दिन व्हेन द मून इज इन इट फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर, यानी कि हाफ मून डे जब चंद्रमा अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है। फर्स्ट क्वार्टर यानी कि चंद्रमा पूरा गोल उसका 1/4 पार्ट, और फिर बाद में लास्ट जो एक क्वार्टर होता है, तो सन एंड मून मेक्स अ राइट एंगल विद द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वो पृथ्वी के केंद्र से एक राइट एंगल का निर्माण, राइट एंगल जो आप पढ़े अर्थ के केंद्र, और जब राइट एंगल का निर्माण होता है तो उस राइट एंगल के दौरान क्या होता है? ड्यू टू दिस, इस राइट एंगल जब फॉर्म करता है तो इस वजह से ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन। तो वो डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में, डायगोनली, ये डायगोनल, तो ये डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करता है? ग्रेविटेशनल पुल सन और मून के द्वारा होता है। ये भी ग्रेविटेशनल पुल है लेकिन डायगोनली होता है। और जो हम स्प्रिंग टाइड में पढ़े वो वर्टिकली होता है। तो ये डायगोनली जो उठता है, ये डायगोनली जो ग्रेविटेशनल पुल सन और मून के द्वारा जो होता है, यही वेरी स्मॉल राइज एंड फॉल इन द सी एंड ओशन वाटर, उसमें समुद्र के सरफेस का जो पानी होता है कम मात्रा में, कम हाइट तक उठता है और गिरता है। वेरी स्मॉल राइज एंड फॉल, छोटा राइज और छोटा फॉल होता है।
यही छोटा राइज और छोटा फॉल जो है, ये टाइड दैट ऑकर्स व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड द लो टाइड इज द लिस्ट, है ना, कॉल्ड नीप टाइड। यही हाई और लो, जो कम राइज और कम फॉल होता है, ये कहलाता है नीप टाइड। यानी कि फुल मून डे, न्यू मून, फुल मून नाइट और न्यू मून नाइट हो गया ये, जो कि रात में ही होता है, चंद्रमा रात में ही निकलती है। और एक हो गया ऑन हाफ मून डे, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर ये राइट एंगल बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हाई और लो टाइड बनते हैं, ये हाई और लो टाइड क्या होते हैं, वेरी स्मॉल राइज एंड वेरी स्मॉल फॉल। राइज स्मॉल होगा तो फॉल स्मॉल होगा, तो ये नीप टाइड का निर्माण करता है, तो वो नीप टाइड बनाता है। और नीप टाइड कम्स ट्वाइस अ मंथ। ये नीप टाइड भी महीने में 2 बार आता है। कब कब आता है, इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून। ये फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून के टाइम। अब ये जो टाइड्स आते हैं समुद्र में, तो इस टाइड्स के कुछ एडवांटेज हैं, इसके कुछ लाभ हैं, कुछ गुण हैं। और ये टाइड्स मेक सम रिवर्स नेविगेबल फॉर शिप्स। ये जब ओशन में जब टाइड आते हैं, तो टाइड आने की वजह से कुछ नदियों में जहाज के लिए वो नेविगेबल बनाता है। मतलब नदियों में जहाज के चलने लायक पानी आ जाता है। और आप जानते हैं कि जितनी नदियां हैं, वो सारी नदियों का पानी फाइनली जाके कहाँ मिलता है, ओशन में मिलता है। तो ये ड्यूरिंग हाई टाइड द डेप्थ ऑफ वाटर एट द माउथ ऑफ सम रिवर्स इंक्रीज। अब माउथ ऑफ रिवर जिसको कहते हैं, तो जहाँ से रिवर का वाटर ओशन में मिलता है, वो माउथ ऑफ रिवर कहलाता है। जैसे गंगा नदी, तो गंगा रिवर फाइनली जाकर के क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है, ओशन में। तो जहाँ पर वो नदी और ओशन, नदी का पानी जहाँ ओशन में गिरता है, वो माउथ ऑफ द रिवर कहलाता है। तो उस माउथ ऑफ द रिवर के बारे में, जब ओशन में जब क्या आता है, टाइड आता है, तो माउथ ऑफ द रिवर से होकर के टाइड के वजह से जो वाटर है, वो वाटर क्या हो जाता है, वो वाटर की क्वांटिटी, पानी की मात्रा माउथ ऑफ द रिवर पर बढ़ जाती है। यानी कि ओशन का वाटर किधर जाता है, रिवर की तरफ आता है। और जब वाटर इन द माउथ ऑफ सम रिवर्स इंक्रीज, नदियों के मुहाने पर जब पानी की मात्रा बढ़ती है, तो एंड द शिप्स कैन रीच द पोर्ट्स लोकेटेड ऑन दोज रिवर्स। तो उन नदियों में जो पोर्ट्स बने होते हैं, जैसे मैं गंगा रिवर की बात कर रहा हूँ, उसमें जो पोर्ट्स बने होते हैं, तो पानी की मात्रा बढ़ती है। एक तो पानी की मात्रा बढ़ती है, तो रिवर को नेविगेशन में मदद मिलता है, और उस टाइड के फोर्स से वो अपने पोर्ट तक पहुँच जाते है ना। जैसे कोलकाता पोर्ट ऑन रिवर हुगली, हुगली एक नदी है बंगाल में, वहाँ एक कोलकाता पोर्ट है। एंड द लंदन पोर्ट ऑन रिवर थेम्स आर यूजफुल ड्यू टू टाइड्स। अब ये 2 पोर्ट का एग्जाम्पल दिया है कि हुगली नदी में कोलकाता पोर्ट और लंदन में थेम्स रिवर पर बना हुआ है लंदन पोर्ट। तो ये यूजफुल ड्यू टू टाइड, ये टाइड के वजह से ये क्या होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं, और वहाँ शिप क्या होता है, पहुँच जाता है। यानी कि जो शिप्स होते हैं, शिप्स क्या होते हैं, कैन रीच द पोर्ट्स लोकेटेड ऑन दोज रिवर्स। उन नदियों पर जो पोर्ट बने होते हैं, वहाँ पर वो शिप्स पहुँच जाते हैं। ये पहला काम एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज है कि टाइड्स क्लियर द सिल्ट एट द माउथ ऑफ लार्ज रिवर्स। अब नदियों से जो पानी आता है, तो रिवर वाटर अपने साथ सिल्ट को भी बहा कर ले जाता है। सिल्ट यानी कि उसको हम फाइन सॉइल पार्टिकल्स कह सकते हैं, या मड भी कह सकते हैं, पानी के साथ कीचड़। और वो कीचड़ क्या होता है कि वो माउथ ऑफ द रिवर पर जाकर के क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। जमा हो जाता है तो माउथ को वो क्या करता है, अवरुद्ध करता है। वो सिल्ट जब जाके वहाँ जमा हो जाता है, तो रिवर का वाटर जो है वो ओशन में नहीं मिल पाता है। तो जब ओशन में टाइड आता है, तो उस टाइड के वजह से वो जो सिल्ट जो जम जाते हैं, वो वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। और जब साफ हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, प्रिवेंट है ना सिल्टेशन ऑफ हार्बर,
जो हार्बर जो पोर्ट होता है वहाँ पर सिल्ट को जमा होने नहीं देता है। तो सिल्ट साफ हो जाता है तो शिप्स का जो नेविगेशन है वो इजीली हो पाता है। तो सिल्ट को क्लियर करने का काम करता है कौन? टाइड। थर्ड, फिशिंग इंडस्ट्री इज हेल्प्ड बाय टाइड्स। अब समुद्र में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका पेशा ऑक्यूपेशन है मछली पकड़ना। जब टाइड आता है तो जो फिशिंग इंडस्ट्री होता है, मछली पकड़ने का काम जो होता है, उसको क्या होता है? उसको मदद मिलती है। मदद मिलती है कैसे? ड्यूरिंग हाई टाइड फिश कम्स नियर द कोस्ट। जब हाई टाइड उठता है तो उस टाइड के साथ समुद्र की मछलियाँ कहाँ जाती हैं? कोस्टल रीजन में आ जाती है, यानी कि समुद्र के तट पर आ जाती है। और जब समुद्र के तट पर आ जाती है तो जो फिशरमैन होते हैं वो अपने नाव लेकर के समुद्र में जाते हैं और जा कर के क्या करते हैं? वहाँ पहुँच करके कोस्ट पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद ओपन द सी ड्यूरिंग लो टाइड। और जब लो टाइड होता है तो उस समय में वो क्या करते हैं? मछलियों को पकड़ के वापस चले आते हैं। तो उससे जो फिशिंग इंडस्ट्री है, मछली पकड़ने का जो धंधा है, वो धंधा चलता है किसकी मदद से? तो टाइड की मदद से। तो टाइड का एडवांटेज हमने पढ़ा कि टाइड का एडवांटेज क्या है? तो नेविगेशन में मदद करता है। रिवर माउथ पर जो सिल्ट कलेक्ट होते हैं उसको क्लियर करने का काम करता है। इससे क्या होता है कि हार्बर्स पर है ना सिल्टेशन बंद हो जाता है। तीसरा, फिशिंग इंडस्ट्री को हेल्प करता है। फोर्थ है कि जब हाई टाइड आते हैं तो सेलाइन वाटर फिल्स द लो लाइन कोस्टल एरिया। जब हाई टाइड आते हैं तो हाई टाइड आते हैं तो हाई टाइड की वजह से वो ओशन का वाटर कहाँ आता है? कोस्टल रीजन में आता है। और कोस्टल रीजन में जो मैदानी भाग है वहाँ तक वो बढ़ जाता है। और बढ़ता है तो जो लो लाइन एरिया है, जो नीचे की जमीन है, नीचे की भूमि है, उसमें वो सेलाइन वाटर कलेक्ट हो जाता है। और वो सेलाइन वाटर जब कलेक्ट हो जाता है तो वो चारों तरफ लो लाइन एरिया में फैल जाता है। और फैल जाता है तो उस लो लाइन एरिया से उस पानी को इवोपेरेट करके और उससे कॉमन साल्ट, जो नमक हम लोग खाते हैं, उसी पानी से नमक तैयार किया जाता है। तो जो कॉमन साल्ट है वो कॉमन साल्ट को बनाने में टाइड मदद करता है। टाइड के वजह से ओशन वाटर क्या होते हैं? कोस्टल एरिया के लो लाइन रीजन में फैल जाते हैं, वहाँ वो वाटर कलेक्ट हो जाता है और उसी वाटर से साल्ट का फॉर्मेशन, साल्ट का निर्माण होता है। इसके अलावा जो टाइड का एनर्जी है, हाई टाइड, तो वाटर को हम जानते हैं कि एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वाटर इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। और उसमें भी जब हाई टाइड आ जाता है तो उस हाई टाइड की वजह से क्या होता है? दुनिया के कई देशों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं कब? डैम बनाकर, उसके लिए डैम का निर्माण करना होता है। लेकिन जहाँ हाई टाइड आते हैं तो टेक्नोलॉजी की मदद से बगैर डैम बनाए दुनिया के कई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है? टाइडल पावर स्टेशन स्थापित करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। जिसमें अमेरिका का स्थान आता है, नहीं, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, इन सब देशों में टाइड से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। और वो टाइड की फिक्स टाइम है कि महीने में कितने बार वो टाइड आता है, हाई टाइड। आपने पढ़ा है फुल मून, न्यू मून, हाफ मून डे, तो इन सब दिनों में है ना, उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ टाइड्स। तो ये आपका टाइड हुआ। इसके बाद आता है थर्ड फेज आपका, ये ओशन करेंट। इस ओशन करेंट में हम जानते हैं कि करंट मतलब धारा। अब समुद्र के वाटर की जो धारा है, उस धारा में जानते हैं कि ओशन वाटर मूव्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन टू अनदर। क्योंकि ओशन में वाटर का मूवमेंट कंटिन्यूअस होता है। मूवमेंट कंटिन्यूअस क्यों होता है? तो इसके बारे में भी आप पीछे पढ़े कि समुद्र में पानी कंटिन्यू क्यों मूव करता रहता है। तो जो ओशन वाटर है वो ओशन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करता है? लगातार मूव करता रहता है। एंड दिस मूवमेंट इज इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। और ये जो मूवमेंट होता है ओशन वाटर का,
एक डिफिनिट डायरेक्शन में होता है, एक निश्चित दिशा में होता रहता है, जैसे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ या फिर वेस्ट टू ईस्ट या फिर साउथ टू नॉर्थ, एक डिफिनिट डायरेक्शन में होता रहता है। और ये रेगुलर स्ट्रीम ऑफ वाटर, ये जो पानी की धारा है, ये नियमित धारा जो है वो क्या करता है, फ्लोइंग कंस्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस, ये समुद्र के सतह पर, समुद्र के तल पर लगातार चलता रहता है। और ये कॉन्स्टेंटली जो ओशन सरफेस पर जो ये स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लो करते हैं, इस वजह से ये डिफिनिट डायरेक्शन में यही कहलाता है ओशन करंट। तो द फ्लो ऑफ सरफेस ऑफ ओशन वाटर इन अ डिफिनिट डायरेक्शन constantly is known as ocean current. The flow of the ocean water on the surface of ocean constantly is called ocean current. लगातार जो वन डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता रहता है ना, लगातार वही कहलाता है ओशन करंट। और ओशन करंट जो होते हैं टर्न एज रिवर इन द ओशन, है ना, ये whose banks and beds are of ocean water, they may be termed as rivers in the ocean। और उसको हम as rivers in the ocean, यानी कि ओशन में नदी, उसको टर्न कर सकते हैं, जिसके बैंक्स होते हैं, बेड सी बेड होते हैं, रिवर बेड होते हैं, उसके आधार पर हम इसको कर सकते हैं। यानी कि ओशन करंट आर ऑफन नैरो एंड स्विफ्ट, ओशन का करंट होता है वो नैरो और स्विफ्ट होता है, और कुछ एरिया में वो बहुत ब्रॉड होता है। यानी कि कहीं कहीं ओशन करंट नैरो होते हैं, संकीर्ण होते हैं, और कुछ क्षेत्रों में वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। और जब चौड़े होते हैं तो मूव एट लो वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। जितना चौड़ा होगा तो उसका मूवमेंट लो वेलोसिटी, उसका स्पीड कम होगा। नैरो होगा तो स्पीड उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। उस हिसाब से जो ये लो वेलोसिटी के हिसाब से, यानी कि नैरो और ब्रॉड एरिया में जो मूवमेंट होता है वो ड्रिफ्ट कहलाता है। अब ओशन करंट डेवलप कैसे होते हैं, तो ओशन करंट डेवलप होने का क्या रीजन है, तो वो रीजन है इसमें कि वेरिएशन इन द टेम्परेचर। हमने पीछे पढ़ा कि टेम्परेचर, क्योंकि सरफेस पर अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो वेरिएशन इन टेम्परेचर के वजह से होता है। या फिर यहाँ पर विंड स्पीड, यानी कि प्रिवेलिंग विंड का जो डायरेक्शन है, हवा की दिशा के आधार पर भी क्या होता है, ओशन का जो करंट है वो निर्धारित होता है। फिर डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, ये पीछे भी बताया, ओशन वाटर का जो घनत्व है, डेंसिटी है, उस पर डिपेंड करता है। या फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता रहता है, तो उस रोटेशन के वजह से भी क्या होता है, ओशन करंट निर्धारित होता है। एंड शेप एंड पोजीशन ऑफ द कोस्ट, जो कोस्ट है, तट है, उस तट का शेप कैसा है, उसका पोजीशन कैसा है, तो ये सब 4-5 फैक्टर है ना। इन 4-5 फैक्टर पर ओशन करंट के डेवलप करना निर्धारित होता है। तो इस ओशन करंट के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। आप इसको रीडिंग कर लीजिए, अच्छे से उसका मीनिंग लगाइए, समझ के देखिए, फिर समझने में जो दिक्कत होगी नेक्स्ट क्लास में जब चर्चा होगी तो आपके समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।